हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद नीलम शर्मा। आज मैं आपको एक टॉपिक कराने वाली हूँ जिसका नाम है सार्क। सार्क, जिसको दूसरे शब्दों में दक्षेस भी कहा जाता है। दक्षेस का पूरा नाम है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसलिए इसे दक्षेस भी कहा गया है। दक्षेस की स्थापना 1985 ढाका में हुई थी। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। इसमें निम्नलिखित देश शामिल थे, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। अब आते हैं इसके उद्देश्य। उद्देश्य आपने उद्देश्य पहले भी पढ़े हुए हैं, गुट निरपेक्षता में भी आपने उद्देश्य पढ़े हैं, यूएनओ में भी आपने उद्देश्य पढ़े हैं। इसके उद्देश्य हैं सभी राष्ट्र आपस में मिलजुल कर रहेंगे, पहला उद्देश्य। एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करेंगे, दूसरा उद्देश्य है। आपसी मेल मिलाप से और सहयोग से एक दूसरे की गतिविधियों को बढ़ावा देंगे, या युद्ध नहीं करेंगे, हथियारों की होड़ नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। ये इसके उद्देश्य बनेंगे। इसके उद्देश्य में जो आपने गुट निरपेक्षता के पढ़े, जो सार्क के पढ़े, वही वाले इसके उद्देश्य हो जाएंगे। अब आते हैं हम अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हमने कहा है साफ्टा। साफ्टा क्या है? साफ्टा दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र है। साफ्टा फिर से बता देती हूं मैं, साफ्टा दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र है। मुक्त व्यापार क्षेत्र इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पे व्यापार पे लगी हुई सभी पाबंदियों को हटा दिया जाए। साफ्टा का उद्देश्य सार्क के सभी देशों के साथ व्यावसायिक सहयोग को बढ़ाकर एक दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना है, ताकि व्यापार पर लगे हुए प्रतिबंध है जितने भी, वो सब हट सके और सभी राष्ट्र हैं वो तेजी से विकास कर सके। इसलिए इसका पहला उद्देश्य हम ये लिखते हैं कि साफ्टा को बनाए जाने का पहला उद्देश्य लिखा कि व्यापार पर लगे हुए प्रतिबंध हटा देना। व्यापार पर लगे हुए और दूसरा मुक्त रूप से व्यापार करें। इस लेसन में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको शॉर्ट में सभी बताती चल रही हूँ। साफ्टा मैंने आपको बता दिया, दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि साफ्टा का उद्देश्य सार्क देशों के मध्य व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना, एक दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना, और मुक्त व्यापार क्षेत्र से अभिप्राय सदस्य देशों के बीच ऐसे व्यापार से है जो कस्टम और प्रशुल्क से प्रतिबंधों से मुक्त हो, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जिसमें वस्तुओं का स्वतंत्र रूप से आवागमन हो सके, उसे हमने साफ्टा कहा है। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना होने के क्या कारण है? भाई, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं है, वहां 5 साल से पहले ही सरकार गिर जाती है। इसके कई कारण ढूंढे गए भाई। पहला आता है इसका धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता का मतलब होता है अपने धर्म को लेकर कट्टर रहना। सेना के अतिरिक्त धार्मिक कट्टरता ने भी पाकिस्तान में कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित नहीं होने दिया है। पाकिस्तान में जब जब भी लोकतंत्र की स्थापना हुई है या स्थापना करने का प्रयास किया गया है, वहां धार्मिक कट्टरता ने उसको सफल नहीं होने दिया है और किसी न किसी तरीके से सरकार को 5 साल से पहले ही गिरा दिया है। दूसरा है सेना, भूस्वामी, धर्मगुरु या अभिजनों का समाज पर दबदबा होना। जैसे ही लोकतांत्रिक सरकार आती है, सेना या वहाँ के भूस्वामी या वहाँ के धर्मगुरु, उलेमा जितने भी होते हैं, वह लोगों को इस तरीके से समझाते हैं, इस तरीके से भड़काते हैं कि वो लोग 5 साल से पहले सरकार को वहां से हटा देते हैं, तख्ता पलट कर दिया जाता है। पाकिस्तान की राजनीति में खोट होना, और कई लोगों की ये सोच भी है कि जब जब पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार आएगी तो वहां की राजनीति सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति में किसी न किसी प्रकार का खोट है, इसलिए वहां लंबे समय तक पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम नहीं रह पाता है। जैसे ही लोकतांत्रिक सरकार आती है, कुछ समय के बाद उसे गिराकर तख्ता पलट करके वहां पर सेना का शासन कायम हो जाता है। और लास्ट कारण और महत्वपूर्ण कारण यही है कि भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध है वो बड़े खराब है भाई। ऐसा सोच बना रखी है उन्होंने कि जब जब वहां पर पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार आएगी तो भारत के साथ युद्ध जरूर होगा या भारत उनके ऊपर हमला जरूर कर देगा। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर देते हैं और वहां पर सेना के शासन को ले आते हैं। ये पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न होने पाने के कारण है।
एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से, श्रीलंका में जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। श्रीलंका में आपको छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ मैं फटाफट से। श्रीलंका में एक वो है, श्रीलंका में चाय के बागानों में काम कराने के लिए वहाँ की ब्रिटिश सरकार, यहाँ की ब्रिटिश सरकार से तमिलों को लेके गई थी, और जब से तमिलों की स्थिति है वहाँ पर बड़ी ही खराब है। इसलिए श्रीलंका में जातीय संघर्ष में जो भूमिका प्रमुख रही है, उसके महत्वपूर्ण कारणों में से सबसे पहले आता है श्रीलंका में तमिलों की अपेक्षा सिंगली समुदाय का दबदबा है। सिंगली वहाँ की मूल निवासियों को कहा गया है, और तमिल जो भारतीय मूल के तमिल गए थे उनको कहा गया है। श्रीलंका में तमिलों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, और वो बुरा बर्ताव सिंगली समुदाय कर रहा है। सिंगलियों का मानना है कि तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, और तमिलों को किसी भी सरकारी पद पर नहीं रखा जाएगा, न नौकरी मिलेगी, न उन्हें सरकारी कॉलेजों में कोई एडमिशन मिलता है, न ही कोई खास रियायत दी जाती है। इसलिए लिट्टो द्वारा तमिलों के लिए अलग राज्य की मांग की जा रही है। लिट्टे LTTE जिन्हें कहा गया था, LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इन्होंने लिट्टो द्वारा तमिलों के लिए एक अलग राज्य की मांग की जा रही है। ये वहां पर जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कारण साबित हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में। थैंक यू।